So polarization क्या होता है? Experiment on interference and diffraction has shown that light is a form of wave motion. Now these effects do not tell us about the type of wave motion, that is whether the light waves are longitudinal or transverse. The phenomena of polarization, तो जितने भी हम लोगों ने पढ़ा है अभी, है ना, जितने भी इफेक्ट्स पढ़े, उन सब से हम लोग को ये नहीं पता चलता है कि ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव. But polarization say these effects do not tell us the about the type of wave motion, that is whether the light waves are longitudinal or transverse. The phenomena of polarization has helped to establish beyond doubt that light waves are transverse waves. ठीक है, तो अभी तक ये नहीं, बाकी पीछे जो भी हम लोगों ने किया उससे ये नहीं पता चलता था कि लाइट वेव ट्रांसवर्स वेव है या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव है. बट पोलराइजेशन से हम लोगों को पता चला, मतलब इससे कि लाइट वेव्स इज अ ट्रांसवर्स वेव. Unpolarized light क्या होता है? An ordinary beam of light consists of large number of waves emitted by the atoms of the light surface. Each atom produces a wave with its own orientation of electric vector. So all vector E, so all direction of vibration of E are equally probable. मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है वो किसी भी डायरेक्शन में पॉसिबल है ना. तो यहाँ पे जैसे बताया हुआ है, या तो इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, या इस डायरेक्शन में करेगा, या इस डायरेक्शन में, या इस डायरेक्शन में. तो किसी भी डायरेक्शन में इक्वली प्रोबेबल है किसी भी डायरेक्शन में पास करे. सो अनपोलराइज्ड लाइट प्रोपगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपगेट कर रहा है, बट ये अनपोलराइज्ड है. और यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट, ये इसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है, यहाँ पे इस तरह से शो करते हैं, है ना. ये भी जेड एक्सिस को शो कर रहा है, ये जो है ये एक्स वाई, तो हर डायरेक्शन में लाइट होगा ना. The resultant electromagnetic wave is superposition of waves produced by the individual atomic sources, and it is called unpolarized light. So ये जो लाइट है इसको अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं, जो हर डायरेक्शन में वाइब्रेशंस जहाँ पॉसिबल है. In ordinary or unpolarized light, the vibration of electric vector occurs symmetrically in all possible directions in a plane perpendicular to the direction of propagation of light. तो हर possible direction में in a plane which is perpendicular to this, right? So आप ये देखो यहाँ पे कि अगर इधर से आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये इस तरह से एक सर्कुलर ये दिखेगा जिसमें लाइट हर डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा, हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो प्रोपगेशन है वो वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर है. Now, polarization, the phenomena of restricting the vibration of light in a particular direction perpendicular to the direction of propagation of wave is called polarization of light. तो ये जो हर डायरेक्शन में ये लाइट वाइब्रेट कर रहा था, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम बस वाइब्रेट करने दें, इसको हम लोग इस फिनोमिना को पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं. सो फिनोमिना ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन, इस वाइब्रेशन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे एक ही डायरेक्शन में इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. तो प्रोपगेशन ऑफ वेव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो कोई भी वाई एक्सिस ले लो या कोई भी एक एक्सिस ले लो जिसके अबाउट इसके, तो इस प्लेन में होगा, इस प्लेन में होगा, तो ये तो हमेशा इस वाले एक्सिस से परपेंडिकुलर ही होगा ये प्लेन में जिधर भी, बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन जो है फिक्स्ड हो जाए उसका. In polarized light, the vibration of electric vector occurs in a plane perpendicular to the direction of propagation of light and are confined to a single direction in the plane. एक ही direction में confined होगा. Do not occur symmetrically in all possible direction. After polarization, the vibrations become asymmetrical about the direction of propagation of light. So, polarize होने के बाद जो light है, it becomes asymmetrical about the direction of propagation of light. Now, polarizer क्या है? जो ये polarization करता है, मतलब मान लो हर डायरेक्शन में लाइट वाइब्रेट कर रहा था, उसको एक पर्टिकुलर
मटेरियल के थ्रू जब हम पास करते हैं तो पोलराइजेशन अकर करता है, वो जो मटेरियल है उसको पोलराइजर कहते हैं। सो व्हेन लाइट इज पास, तो अलग अलग पोलराइजर है, एक टोरमेलिन क्रिस्टल है, एक निकोल प्रिज्म है, ये सब अलग अलग पोलराइजर के तरह काम करता है। सो व्हेन लाइट इज पास थ्रू अ टोरमेलिन क्रिस्टल कट पैरेलल टू इट्स ऑप्टिक एक्सिस, द वाइब्रेशन ऑफ द लाइट carrying out of the light carrying out of the tourmaline crystal are confined only to one direction in the plane perpendicular to the direction of propagation of light. The emergent light from a crystal is said to be plane polarized light. Plane polarized light मतलब एक ही plane में अब जो है वाइब्रेशन हो रहा होगा, एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा होगा. Nicol prism. A Nicol prism is an optical device which can be used for the production of and detection of plane polarized light. तो अगर अनपोलराइज लाइट निकोल प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे तो हम लोगों को पोलराइज लाइट मिलेगा. और दूसरा, अगर हम लोग डिटेक्ट भी कर सकते हैं कि लाइट जो है वो पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड है. अगर हम निकोल प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे, वी कैन इवन डिटेक्ट वेदर द लाइट इज पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड. इट वॉज इन्वेंटेड बाय विलियम निकोल इन 1828. ये निकोल प्रिज्म को इन्वेंट किया विलियम निकोल, उन्हीं के नाम पे ये निकोल प्रिज्म है. पूरा थ्योरी ही है बेसिकली. पोलरॉइड क्या होता है? पोलरॉइड is a thin commercial sheet in the form of circular disc which makes use of property of selective absorption to produce an intense beam of plane polarized light. ठीक है. So एक पोलराइड क्या है? Is a thin commercial sheet in the form of circular disc which make use of property of selective absorption to produce an intense beam of plane polarized light. तो अब हम लोगों ने तीन देख लिया है ना. पहला हम लोगों ने देखा टोरमेलिन क्रिस्टल, ये पोलराइजर की तरह काम करता है. ठीक है, पहला. दूसरा निकोल प्रिज्म हो गया, ये भी पोलराइजर की तरह काम करता है. और तीसरा पोलरॉइड्स है जो कि पोलराइजर की तरह काम करता है ना. पोलरॉइड तो हम लोग बहुत जगह देखे भी हो, जो खासकर ग्लासेस वगैरह जहाँ बनता है, ऑप्टिकल जो शॉप्स होते हैं, ऑप्टिकल शॉप्स, वहां पे आप देखोगे चश्मों के दुकान में बाहर लिखा रहता है पोलरॉइड्स. पोलरॉइड्स मतलब वो लाइट को एक ही मतलब पोलराइज करके हम लोग की आंखों तक पहुंचाता है. सो वो पोलरॉइड्स होते हैं ना. Plane of polarization and plane of vibration. So the plane in which vibration of light vector and the direction of propagation lie is known as plane of vibration. तो vibration of light vector and direction of propagation, तो direction of propagation इधर लाई कर रहा है. ठीक है. और देखो ये plane of vibration है. ठीक है, इसको कहते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. ये ठीक है, अच्छे से समझा देते हैं. ये जो प्लेन है, वर्टिकल प्लेन जो तुमको दिख रहा है, ये हो गया प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. तो लाइट जो है इसी के अलोंग वाइब्रेट कर रहा है. ये देखो इसी के अलोंग लाइट वाइब्रेट कर रहा है. ठीक है. और प्रोपगेशन इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में हो रहा है. इसको प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं. तो वही कह रहा है, द प्लेन इन विच वाइब्रेशन ऑफ लाइट वेक्टर and the direction of propagation lie is known as plane of vibration. ठीक है. तो direction of propagation and vibration of light vector दोनों इसी plane पे lie कर रहे हैं. A plane normal to the plane of vibration and in which no vibration takes place is known as plane of polarization. तो ये जो है, ये जो horizontal plane, वो vertical plane हो गया plane of vibration. horizontal plane जो इस तरह से है, राइट, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है, दिस इज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. ठीक है. तो दो तरीके का प्लेन हो गया है ना. अगर तुम्हें समझाऊं यहाँ पे, तो ये जो है इस तरह से बात हो रही है. ठीक है. सो लाइक दिस. तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, सॉरी, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो मैंने ये रख रखा है, ये वाला प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन आपका बेसिकली जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ये वाला हुआ जो वर्टिकल प्लेन है, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है. तो 3 डायमेंशन में अगर हम लोग बात करें तो
ठीक है, तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन मिल गया आपको. नाउ एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट. सो टेकिंग टू टॉर्मेलिन क्रिस्टल कट पैरेलल टू देयर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस. तो हमारे पास, ठीक है, we have two tourmaline crystals cut parallel to their crystallographic axis, right? Now first hold the crystal A. तो हम लोग दो क्रिस्टल ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे दो क्रिस्टल दिख रहा है, एक का नाम पोलराइजर है और एनालाइजर है. क्या मतलब होता है इसको अभी हम लोग देखेंगे. फर्स्ट होल्ड द क्रिस्टल ए नॉर्मली टू द पाथ ऑफ बीम ऑफ कलर्ड लाइट. तो ये देखो यहाँ पे अनपोलराइज लाइट है, ये ऐसे, ये गोल डॉट का मतलब कि किसी भी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में भी हो रहा होगा वाइब्रेशन, इस डायरेक्शन में भी हो रहा होगा, हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा होगा. तो नॉर्मल अनपोलराइज लाइट ये जा रहा है, ठीक है, पोलराइजर के थ्रू पास करेगा तो पोलराइज हो जाएगा, है ना, एक ही डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में अब बस वाइब्रेशन हो रहा है. तो ये बन गया तुम्हारा पोलराइज्ड लाइट, ठीक है. So first hold the crystal A normally to the path of a beam of colored light. The emergent beam with the, ठीक है. So the emergent beam will be slightly colored. Rotate the crystal A along PO, ठीक है. A about PO. No change in intensity or the color of emergent beam of light. Now take another crystal. तो तुमने पहले बस ये पोलराइजर लिया और इसको रोटेट किए, रोटेट इस एक्सिस के अबाउट किए, तो तुमको कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, कलर में या इंटेंसिटी में, क्योंकि एक डायरेक्शन में हमेशा अलाउ करेगा पास करना. मतलब अभी ये इस डायरेक्शन में कर रहा है, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दोगे तो इस डायरेक्शन में करेगा, फिर थोड़ा सा रोटेट कर दोगे तो इस डायरेक्शन में करेगा, एंड सो ऑन. तो ये डायरेक्शन चेंज होगा, बट इसके थ्रू एक ही डायरेक्शन में लाइट पोलराइज होके पास करेगा. नाउ टेक अनदर क्रिस्टल बी. दूसरा क्रिस्टल अब हम लोग ले लेते हैं बी, ठीक है. सो अनदर क्रिस्टल बी एंड होल्ड इट इन द पाथ ऑफ द इमर्जेंट बीम ऑफ, ठीक है, इमर्जेंट बीम, सो दैट its axis is parallel to the axis of crystal A. ये जो एक्सिस है क्रिस्टल ए और क्रिस्टल बी का अगर पैरेलल है तो कोई चेंज तुमको नहीं दिखेगा. द बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू बोथ द क्रिस्टल एंड आउटकमिंग लाइट अपीयर्स कलर्ड. तो ये जो हम लोग को जिस जो कलर्ड लाइट था वो सेम कलर्ड लाइट इधर से भी पास कर जाएगा. नाउ रोटेट द क्रिस्टल बी अलोंग द एक्सिस पीओ. अब हम इसको रोटेट करेंगे. अब रोटेट करने से देखो इसका तो एक्सिस, पोलराइजर का जो एक्सिस है वो तो स्ट्रेट वर्टिकल है, एनालाइजर का एक्सिस रोटेट कर रहा है ना. अब ये कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा एक्सिस. सो रोटेट द क्रिस्टल बी अलोंग द एक्सिस पीओ. इट विल बी सीन दैट the intensity of the emergent beam decreases, and when the axes of both the crystal are at right angles to each other, no light coming out of crystal, no light comes out of the crystal B. तो देखो ये वर्टिकल लाइट था, अब इसका एक्सिस तुमने थोड़ा घुमा दिया है तो इसमें से पूरा लाइट तो नहीं, थोड़ा सा लाइट पास करेगा. मतलब लाइट का इंटेंसिटी जो अब दोनों से पास करेगा. पहले जब एक्सिस पैरेलल था, एक ही डायरेक्शन में था, तब जितना लाइट इसके थ्रू पास कर रहा था सारा लाइट इसके थ्रू भी पास कर रहा था. बिकॉज अब एक्सिस को तुमने एक दूसरे से कुछ एंगल पे घुमा दिया है, तो अब जितना लाइट इधर से पास कर रहा है वो 100% इधर से नहीं पास करेगा, सम परसेंट विल ओनली पास, क्योंकि देयर इज the axis is making some angle with each other, they are not parallel to each other. तो उस केस में, और जब ये 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये ऐसे है और दूसरा वाला एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, तो उस केस में बेसिकली देयर विल बी नो लाइट व्हिच विल बी पासिंग थ्रू दिस. So if the crystal B is further rotated, light appears and intensity becomes maximum again when their axes are parallel. उसके बाद further इसको घुमाओगे तो ये फिर से लाइट का इंटेंसिटी बढ़ने लगेगा, और जब फिर से पैरेलल होगा ये फिर से मैक्सिमम हो जाएगा. ठीक है. सो दिस एक्सपेरिमेंट,
This experiment confirms that light waves are transverse in nature. The vibration in light waves are perpendicular to the direction of propagation of wave. Now, first crystal A polarizes the light. तो पहले क्रिस्टल ए पोलराइज कर रहा है लाइट को, इसीलिए उसको पोलराइजर कहते हैं. और सेकेंड क्रिस्टल बी एनालाइजेज द लाइट वेदर इट इज पोलराइज्ड और नॉट, इट इज कॉल्ड एनालाइजर. ठीक है. तो अगर मान लो, जैसे हम इसी में बात करें कि यहाँ पे अगर पोलराइजर नहीं होता है ना, बस ये वाला लाइट होता. अब देखो, अगर इसमें से जो लाइट यहाँ पे जो आ रहा है वो इसके थ्रू मतलब पास करेगा, है ना, अगर पोलराइजर नहीं है तो ये क्या करता है, बेसिकली एनालाइज करता है कि लाइट पोलराइज्ड है या नहीं. अगर पोलराइज्ड नहीं होता तो इसको घुमाओगे तो इंटेंसिटी कम नहीं होगा, क्योंकि हर डायरेक्शन में तो ऑलरेडी वाइब्रेशन हो रहा है. तो उस जैसे जैसे इसका एक्सिस रोटेट करोगे, उसी एक्सिस के अबाउट वाला जो पैरेलल वाला जो लाइट रे है वो पास करेगा, तो इंटेंसिटी कम नहीं होगा एनालाइजर को रोटेट करने से. बट अगर पोलराइज्ड लाइट तुमको मिल रहा है, अब इसको रोटेट करोगे एनालाइजर को, तो वहां पे इंटेंसिटी कम होगा. मतलब अनपोलराइज्ड लाइट अगर है और एनालाइजर को रोटेट करते हैं तो इंटेंसिटी रिड्यूस नहीं करता है. और अगर पोलराइज्ड लाइट है उस समय एनालाइजर को हम लोग रोटेट करेंगे, तो उस इंस्टेंट पे जब हम एनालाइजर को रोटेट करते हैं तब इंटेंसिटी कम होता है. तो एनालाइजर हमें बेसिकली बताता है कि ये पोलराइज्ड लाइट है या अनपोलराइज्ड लाइट है. और पोलराइजर बेसिकली अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करता है. क्लियर है बच्चों? आ गया समझ? यस सर. तो वही चीज कर रहा है. सेकेंड क्रिस्टल बी एनालाइजेज द लाइट वेदर इट इज पोलराइज्ड और नॉट, सो इट इज कॉल्ड एनालाइजर. तो दूसरा वाला जो क्रिस्टल है उसको एनालाइजर कहते हैं. पहला वाला जो क्रिस्टल है उसको पोलराइजर कहते हैं. वो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करता है. और एनालाइजर हमें बताता है कि ये पोलराइज्ड लाइट है या नहीं है. नाउ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट. प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑब्टेन करने के कई सारे मेथड्स हैं. ठीक है. पहला है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन. ठीक है. सो हम लोग पोलराइज जो करते हैं रिफ्लेक्शन से भी कर सकते हैं. तो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन ये क्या होता है? द सिंपलेस्ट मेथड टू प्रोड्यूस प्लेन पोलराइज लाइट इज बाय रिफ्लेक्शन. दिस मेथड वाज डिस्कवर्ड बाय मेलस, है ना. इसी के नाम पे एक लॉ ऑफ मेलस भी है, आगे हम लोग पढ़ेंगे. So this method was discovered by Malus in 1808. So when beam of ordinary light is reflected from a source, ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी लाइट मतलब अनपोलराइज्ड लाइट आ रहा है, ये आके इस बाउंड्री से रिफ्लेक्ट करेगा. रिफ्लेक्ट करने पे पोलराइज्ड लाइट पास करता है. मतलब देखो, ये पोलराइज्ड लाइट गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर. वाइब्रेशन किधर हो रहा है? बस एक ही डायरेक्शन में, गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, इसी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, है ना. और यहाँ पे जो लाइट, ठीक है, सो ये जो लाइट जो इधर पास कर रहा है ये अनपोलराइज्ड लाइट है. पार्शली पोलराइज्ड लाइट इसमें रिफ्रैक्ट करेगा और प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है रिफ्लेक्ट करेगा. 100% पोलराइज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस. सो the degree of, so when a beam of ordinary light is reflected from a surface, the reflected light is partially polarized. The degree of polarization of polarized light in the reflected beam is greatest when it is incident at an angle called polarizing angle or Brewster's angle. तो जो maximum polarization कब होगा? पोलराइजिंग एंगल पे. जब एंगल ऑफ इंसिडेंस पोलराइजिंग एंगल के बराबर है उस समय मैक्सिमम पोलराइजेशन होता है. So degree of polarization of the polarized light in the reflected beam is greatest when it is incident at an angle called polarizing angle or Brewster's angle. Brewster's angle क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे भी. ये डेफिनेशन हो गया Brewster's angle.
अब पोलराइजिंग एंगल क्या है? पोलराइजिंग एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज्ड. So that angle of incidence at which reflected light is completely plane polarized is called polarizing angle. Second है Brewster's law. ठीक है. So जो Brewster's law है, when unpolarized light strikes at polarizing angle theta p on an interface separating a rarer medium from a denser medium of refractive index mu such that mu is equal to tan theta p, then the reflected light in rare medium is completely polarized. Also, reflected and refracted rays are normal to each other. This relation is known as Brewster's law. The law states that the tangent of the polarizing angle of incidence of a transparent medium is equal to refractive index mu, that is mu is equal to tan theta p. तो ब्रूस्टर्स लॉ क्या कहता है? When unpolarized light strikes a पोलराइजिंग एंगल, स्ट्राइक्स एट पोलराइजिंग एंगल थीटा पी, मान लो इस एंगल पे स्ट्राइक करता है अनपोलराइज्ड लाइट ऑन एन इंटरफेस सेपरेटिंग ए रेयर मीडियम फ्रॉम ए डेंसर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू such that mu is equal to tan theta p, then the reflected light is completely polarized. तो अगर म्यू का वैल्यू tan थीटा p है, मतलब थीटा p इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, तो इस एंगल पे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तब जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा वो 100% प्लेन पोलराइज्ड होगा. ठीक है. So mu is equal to tan theta p when the reflected light is completely polarized. Also, reflected and refracted rays are normal to each other. ठीक है. तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, दे आर नॉर्मल टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. This relation is known as Brewster's law. ये जो relation है, this is known as Brewster's law. The law states that the tangent of a polarizing angle of incidence of a transparent medium is equal to refractive index mu. ठीक है. So जो tan of the angle, polarizing angle, tan theta p is equal to mu. Now, in case of polarization by reflection, for angle I, for angle of incidence equal to theta p, refracted light is partially polarized. For I is equal to theta p, reflected and refracted rays are perpendicular to each other. For I less than theta p or I greater than theta p, both reflected and refracted light become plane partially polarized. Now, according to Snell's law, mu is equal to tan theta p by theta. So sine theta p by sine theta r, refractive index. So mu into sine theta r is 1 into sine theta p, or mu is sine theta p into divided by sine theta r. But according to Brewster's law, mu is equal to tan theta p. तो इसको रिप्लेस कर लोगे तो tan theta p is sin theta p by cos theta p. तो इससे आ जाएगा tan theta p को sin theta by cos theta कर लिया, राइट. तो इससे आएगा साइन थीटा आर इज इक्वल टू कॉस थीटा पी. ठीक है. ये कैंसिल हो गया. साइन थीटा आर इज इक्वल टू कॉस थीटा पी. सो दिस विल गिव साइन थीटा आर इज साइन 90 माइनस थीटा बाई पी. साइन हटा देंगे, एंगल इक्वेट कर लेंगे. थीटा आर इज 90 माइनस थीटा पी और थीटा आर प्लस थीटा पी इज इक्वल टू 90 डिग्री. So thus reflected and refracted rays are mutually perpendicular to each other. ठीक है. तो वो जो अभी हम लोगों ने किया, दैट इज पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन. अब दूसरा मेथड है पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन से भी पोलराइजेशन हो सकता है. सो इन दिस मेथड अ पाइल ऑफ ग्लास प्लेट्स आर फॉर्म्ड बाय टेकिंग 20 to 30 माइक्रोस्कोप स्लाइड्स. ठीक है. तो ये देखिए, ये सब माइक्रोस्कोप के स्लाइड्स हैं. 20 to 30 माइक्रोस्कोप्स के स्लाइड्स हैं
So in this method, a pile of glass plate is formed by taking 20 to 30 microscope slides, and light is made to be incident at polarizing angle 57 degree. Now, according to Brewster's law, the reflected light will be plane polarized with vibration perpendicular to the plane of incidence, and the transmitted light will be partially polarized. Now, since in one reflection about 15% of the light with vibration perpendicular to plane of paper is reflected, therefore, after passing through a number of plates, emerging light will become plane polarized with vibration in plane of paper. Now, polarization by dichromism. So, some crystals such as tourmaline and sheet of iodosulfate of quinone having the property of strongly absorbing the light with vibrations perpendicular to a specific direction, the transmitting the light without vibration parallel to it. Now, this selective absorption of light is called dichroism. Dichroism. ठीक है? So, if unpolarized light passes through a proper thickness of these, the transmitted light will be plane polarized and vibration parallel to the transmission axis. Polarides work on this principle. तो तीन तरीके से हम लोग ने देखा, रिफ्लेक्शन से, रिफ्रैक्शन से और डाइक्रोमिज्म से पोलराइजेशन होता है. ठीक है, थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने तुम्हें, तो एप्लीकेशन आएगा तो वो इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें. तो देखो, ऑर्डिनरी लाइट है ये जो पोलराइड को इस तरह से शो करते हैं, तो लंबे लंबे लाइंस जो हैं वो ट्रांसमिशन एक्सिस है. तो लाइट जब पोलराइड के थ्रू पास करता है तो ये जो 3 डायमेंशनल वाइब्रेशंस हैं वो 2 डायमेंशनल में कन्वर्ट कर देता है, और वो जो एक्सिस है जिसके अबाउट लाइट वाइब्रेट कर रहा था उसको ट्रांसमिशन एक्सिस कहते हैं. Now, polarization by scattering. So, when light is incident on small particles of dust, air molecules, etc., having smaller size as compared to the wavelength of light, it is absorbed by the electrons and is radiated in all directions. The phenomena is called as scattering. Now, light scattered in a direction at right angles to the incident light is always plane polarized. Now, law of Malus. So, when a completely plane polarized light beam is incident, analyzer is incident on analyzer, okay, then intensity of emerging light varies as square of cosine of the angle made by the plane of transmission of the analyzer and polarizer. मान लीजिए एनालाइजर जो पोलराइजर का एक्सिस इधर और एनालाइजर का एक्सिस इधर है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल थीटा है ना, सो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है जो कि पास कर रहा है इस पोलराइजर और एनालाइजर के थ्रू, हमें पता है कि अगर एंगल ये थीटा 0 डिग्री नहीं होगा तो ये दोनों जो है जो लाइट का इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगा. तो क्या रिलेशन है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा. थीटा 0 डिग्री होगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा, है ना, जब दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, और जब थीटा 90 होगा तो मिनिमम पोलराइजेशन है, राइट. तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए हम लोग I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा को, जो इंटेंसिटी है उसको हम लोग डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं वैसे तो. Now, if theta is equal to 0 degree, I is equal to maximum. Theta is 90 degree, I is equal to minimum. Crossed arrangement. तो इसको पैरेलल अरेंजमेंट कहते हैं, इसको क्रॉस्ड अरेंजमेंट कहते हैं जब थीटा 90 डिग्री होता है. थीटा 90 डिग्री होगा तो
नेट इंटेंसिटी इज 0, थीटा 0 डिग्री होगा तो नेट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम. So if plane polarized light of intensity I naught, which is equal to k square, is incident on the polaroid and its vibration of amplitude A makes an angle theta with transmission axis, then the component of vibrations parallel to transmission axis will be A cos theta, while perpendicular to it will be A sin theta. Polaroid will pass only those vibrations which are parallel to transmission axis, that is A cos theta. ठीक है. सो वही पोलराइड पास करेगा जो इसके पैरेलल पास कर रहा है, पैरेलल आ रहा है. So polaroid will pass only those vibrations which are parallel to the transmission axis, that is A cos theta. So intensity of emergent light I is equal to K A cos theta का whole square or K square cos square theta. So if an unpolarized light is converted into plane polarized light, its intensity become half. देखो, if unpolarized light is converted into plane polarized light, its intensity becomes half. ये ध्यान में रखना है हम लोगों को, ठीक है ना. इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट ये देखो k स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो I नॉट इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, ठीक है ना. सो एम्पलीट्यूड a है अगर, राइट, I नॉट k स्क्वायर के बराबर है, एम्पलीट्यूड a है, मेकिंग एंगल थीटा, तो a cos थीटा एंड परपेंडिकुलर टू इट विल बी a sin थीटा. ठीक है, तो a cos थीटा वाला इससे पास कर रहा है तो k स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा. ठीक है. सो अनपोलराइज्ड लाइट इज कन्वर्टेड इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इट्स इंटेंसिटी बिकम्स हाफ. मतलब पहले अगर I नॉट था तो आफ्टर पोलराइजेशन ये I नॉट बाई 2 हो जाएगा. सो ये काफी सारे क्वेश्चंस में यूज होता है. So if light of intensity I1 emerging from one polaroid called polarizer is incident on second polaroid called analyzer, the intensity of light emerging from the second polaroid I2 is equal to I1 cos square theta, where theta is the angle between the transmission axis of two polarides. So हमें जो I2 intensity coming out of the analyzer is I1 into cos square theta. I1 is intensity going through the polarizer. ठीक है. I1 is intensity emerging from one polaroid called polarizer. I2 is intensity emerging from analyzer. So I2 is equal to I1 cos square theta. क्लियर है बच्चों? Give me 2 minutes. We'll do some questions as well.
So I'll write the question also, and then we can do this. First question is, write the question first. If the angle between the path axis of polarizer and analyzer is 45 degree, write the ratio of intensity so write the ratio of intensities of original light and the transmitted light after passing through एनालाइजर. ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है. इफ द एंगल बिटवीन द पास एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर इज 45 डिग्री, मतलब मान लो ये तुम्हारा ये पोलराइजर है और ये जो एनालाइजर है, इनके बीच में जो एंगल है, मतलब ये एंगल, ये जो इसका पास एक्सिस और इसका जो पास एक्सिस है, इनके बीच में थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. तो मान लो ओरिजिनल इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट का ओरिजिनल इंटेंसिटी, सो let original intensity of unpolarized light be I नॉट. ठीक है, जो यहां पर से लाइट आ रहा है, अनपोलराइज्ड लाइट, मतलब हर डायरेक्शन में इसके वाइब्रेशंस हो रहा है. ठीक है, तो इसका जो है अनपोलराइज्ड लाइट का जो इंटेंसिटी है आई नॉट है. हमने ये देखा अभी पिछले स्लाइड में देखा था, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट ट्रांसमिटेड फ्रॉम पोलराइजर. इससे जब इधर इंटेंसिटी आएगा, ये क्या होता है, आई नॉट बाई 2 होता है. अनपोलराइज से पोलराइज होने पे इंटेंसिटी हाफ हो जाता है. सो इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट intensity of polarized light transmitted from polarizer is equal to I नॉट अपॉन 2 हो जाएगा. तो ओरिजिनल इंटेंसिटी आई नॉट था, बाद में आई नॉट बाई 2 हो गया. अब जब ये एनालाइजर से निकलेगा, ठीक है, तो देखो सिंस थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, एंगल बिटवीन एनालाइजर एंड पोलराइजर, द एंगल इज 45 डिग्री. ठीक है, सो दिस इज द angle between the pass axis of angle between pass axis of polarizer and analyzer. ठीक, थीटा 45 डिग्री हो गया. Now intensity of polarized light transmitted from analyzer
intensity of polarized light transmitted from analyzer. ठीक है, एनालाइजर के थ्रू जो इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट निकल रहा है, दिस इज इक्वल टू आई नॉट बाई टू, जो इंटेंसिटी इस पे इंसिडेंट है और जो इससे पास करेगा, जो पास कर रहा है, दैट इज आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। आई नॉट मतलब आई कॉस स्क्वायर थीटा जितना इंटेंसिटी इंसिडेंट है एनालाइजर पे, दैट इंटेंसिटी इनटू कॉस स्क्वायर द एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर कर देंगे, कॉस स्क्वायर ऑफ दैट, दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो ये क्या हो गया, आई नॉट बाई टू 1/√2 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू आई नॉट बाई टू इंटू 1/2, दिस इज आई नॉट बाय 4। अब हमें रेशियो क्या निकालना है, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ओरिजिनल लाइट। सो आई नॉट डिवाइडेड बाय आई नॉट बाय 4, इनका रेशियो निकालेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 4/1, 4:1। क्लियर है बच्चों? सर ये फर्स्ट बार में पास होने से हाफ कैसे हो गया? क्योंकि ये हर डायरेक्शन में था ना, इंटेंसिटी हर डायरेक्शन में, लाइट तो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा था, उसको एक ही डायरेक्शन में अलाउ करते हैं। उसका फॉर्मूला है कि जब भी पोलराइज लाइट सॉरी अनपोलराइज लाइट पोलराइज में कन्वर्ट होगा, वो हाफ हो जाएगा इंटेंसिटी। ठीक है सर। ठीक है, उसका डेरिवेशन हम लोग को नहीं करना है कि आई नॉट बाई टू कैसे है, बस तुमको ये ध्यान में रखना है कि जब भी अनपोलराइज से पोलराइज होगा, हाफ हो जाएगा इंटेंसिटी। सीबीएसई वाले में भी प्रूफ नहीं दिया है, साफ साफ ही लिखा हुआ है बस कि व्हेन ओरिजिनली और unpolarized light is passed through a polarizing sheet, the transmitted intensity is ideally half the original intensity. ठीक है बच्चों? आगे समझ? तो यही क्वेश्चन है, सारे इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। तो यही तो रूल ही लग रहा है बेसिकली, एक आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा वाला, ठीक है, और दूसरा ये जो हाफ हो जाता है पोलराइजर के, तो जब पोलराइज होता है तो हाफ हो जाता है, और दूसरा ये। क्लियर बच्चों? यस सर।
एक और ब्रूस्टर्स लॉ का देख लेते हैं। ब्रूस्टर्स लॉ का ये लिख लिया ना सबने? यस सर। देखो यहाँ पे ब्रूस्टर्स लॉ क्या कह रहा है, जब I इज इक्वल टू थीटा पी है तो रिफ्रैक्टेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज्ड एंड रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दो चीज है ना, ये ध्यान में रखना है जब ये थीटा पी के बराबर हमारा I होता है। तो ब्रूस्टर्स लॉ क्या कहता है, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट स्ट्राइक एट पोलराइजिंग एंगल थीटा पी ऑन एन इंटरफेस separating a rarer medium from a denser medium of refractive index mu such that mu is equal to tan theta p, then the reflected light is completely polarized। है ना, इस एंगल पे म्यू जब tan theta p के बराबर होगा तब रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज होगा, राइट। तो अब ये क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट वाला कह रहा है अनपोलराइज्ड लाइट unpolarized light is incident on a plain glass surface so unpolarized light is incident on a plain glass surface, what should be the angle of incidence so that the reflected and refracted rays are perpendicular to each other। तो रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर टू ईच अदर कब होगा, अनपोलराइज्ड लाइट है, इंसिडेंट ऑन अ प्लेन ग्लास सरफेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा पी जब होता है तब रिफ्लेक्टेड रे मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस पोलराइजिंग एंगल के बराबर होता है तब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, tan थीटा पी इज इक्वल टू म्यू, राइट। सो अब देखो ग्लास प्लेन ग्लास सरफेस है, म्यू वहां पे क्या होगा 1.5 होगा। सो मतलब tan थीटा पी इज इक्वल टू 1.5। हम लोग को थीटा पी निकालना है, थीटा पी इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1.5, तो ये 56.3 डिग्री आता है ना। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन रहता है, मतलब जो ये एक ब्रूस्टर्स एंगल का है और इसके पहले जो हम लोगों ने किया, ठीक है, लॉ ऑफ मेलस, ये लॉ ऑफ मेलस है, सॉरी ब्रूस्टर्स एंगल वाला है और ब्रूस्टर्स लॉ इसको हम लोग कहते हैं। ये जो म्यू इज इक्वल टू tan थीटा पी, ये हमारा ब्रूस्टर्स लॉ हो गया। और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किया जहाँ पे I इज इक्वल टू I नॉट cos स्क्वायर थीटा होता है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर, तो ये है लॉ ऑफ मेलस। तो ये दो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा। और अनपोलराइज्ड तीसरा ये करना है कि अनपोलराइज्ड से जब पोलराइज्ड होगा तो I इज इक्वल टू I नॉट बाई 2। ठीक है, ये तीन कॉन्सेप्ट है जो तुमको ध्यान में रखना है बस पोलराइजेशन के लिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए आज यहीं पे रुकेंगे। आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, इसको शेयर कर लेंगे और नेक्स्ट वीक का प्रिपरेशन कीजिए टेस्ट का, है ना। टेस्ट आप देख ही रहे हैं और सारा 12th क्लास का सिलेबस इसीलिए दिए हैं
जिससे कि आप लोग अच्छे से उसको